ही जाएगा बेटा, चिंता ना करें आप मुझे टीम ऑर्गेनाइज मत किया करें। हाँ भाई सेकंड ईयर। तो यहाँ पर आप लोगों को आई थिंक सब एंटीबायोटिक के प्रकार क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो चलें अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं। यहाँ पर अब आपने जान लिया है कि एंटीबायोटिक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, खोज किसने की थी और किस प्रकार इसकी खोज हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस मतलब कोई भी एंटीबायोटिक किसी दूसरे सूक्ष्म जीव पर किस प्रकार से हानिकारक होता है। भाई ये हम ये बात बोल रहे हैं कि ये हानिकारक होता है ना, दूसरे सूक्ष्म जीव पर, या उनको बढ़ने से रोकता है। तो अब इस बात को सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये पदार्थ को रोक, भाई दूसरे सूक्ष्म जीव को बढ़ने से रोक रहा है ये पदार्थ, है ना। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये पदार्थ, ये एंटीबायोटिक जो है वो किस प्रकार से दूसरे सूक्ष्म जीव की कॉलोनी बढ़ने से रोकता है। ठीक, तो चलिए इसमें सबसे पहला आता है वो है हाँ भाई वो है ये पदार्थ क्या करते हैं, जैसे आप लोगों को अगर याद हो तो जब माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट की थी तो उसमें सूक्ष्म जीव के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में बताया गया था। तो ये कहा गया था कि उसके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है, बताया था ना। और कोशिका भित्ति के ऊपर भी कैप्सूल प्रेजेंट रहता था, जिसके बेस पर हम क्या बोलते थे कि दो प्रकार के हो जाते हैं, कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड मतलब जो बीमारियां उत्पन्न करते हैं, है ना, और उनका स्त्रावन किससे होता था, कोशिका झिल्ली से होता था। ये बात तो क्लियर है ना आप लोगों को। तो कहने की बात ये है कि ये जो सब्सटेंस है, मतलब ये जो एंटीबायोटिक है आपका, ये एंटीबायोटिक क्या काम करता है, पोषक के शरीर में पहुंचकर उस दूसरे सूक्ष्म जीव की जो कोशिका भित्ति होती है, आप लोगों को याद हो तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है ना। तो इस कोशिका भित्ति को और कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देता है। नष्ट करने का मतलब है धीरे धीरे इसको निष्क्रिय करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ही ये निष्क्रिय हो जाएगी, तो जैसे आप लोग जानते हैं कोशिका झिल्ली कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, जब ये निष्क्रिय हो गई तो कैसी हो जाएगी, ये पारगम्य हो जाएगी, उसमें कोई भी अदर सब्सटेंस जाके एंट्री करके उसको नष्ट कर सकता है। क्लियर है। तो इसीलिए ये जो आपका एंटीबायोटिक होता है ये क्या काम करता है, ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को धीरे धीरे करके डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे जो आपका पहला सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाता है। क्लियर है कि किस तरह से ये अपना काम करता है। नेक्स्ट, हाँ जी वो ऊपर लिखा नहीं है एक्चुअली, हाँ भाई नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करके। तात्पर्य ये है इस लाइन का, जैसे आप लोग जानते हैं कोई भी सूक्ष्म जीव है, ये
फर्स्ट नंबर का मैंने कोई भी सूक्ष्म जीव ले लिया, मतलब माइक्रोब ले लिया, ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, मतलब प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, अब ये प्रोटीन का निर्माण ऑब्जेक्ट, अगर हम ये बोल रहे हैं प्रोटीन का निर्माण ही अगर ना हो तो क्या आगे की प्रोसेस हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये जो आपका एंटीबायोटिक होता है वो क्या काम करता है, इस प्रोटीन सिंथेसिस को ही बनने से रोकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे रोकता है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर के जूलॉजी का सेकंड पेपर साइटोलॉजी, और साथ में बॉटनी में भी पढ़ाया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाया जाता है ना। तो उसमें ये कहा जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो 2 स्टेप में क्लियर होता है। जो पहला स्टेप होता है वो होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, है ना, और जो सेकंड होता है वो होता है ट्रांसलेशन, है ना। ये 2 ही स्टेप में क्लियर होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है। तो यहाँ पर ये जो आपका एंटीबायोटिक होता है क्या काम करता है, वो आपके इन दोनों प्रोसेस में से किसी भी स्टेप पर जाकर उसको अवरुद्ध करना, उसको रोकना स्टार्ट कर देता है। जैसे अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, ठीक है, तो ट्रांसलेशन के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स की, भाई राइबोसोम्स की तो जरूरत पड़ती है ना फिर। ठीक, अब हम बात करें राइबोसोम्स कौन सा होगा प्रोकैरियोटिक में, 70S होगा। ठीक, अब आगे आ जाइए, अगर आप लोगों को याद हो तो राइबोसोम्स जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में भी उसकी 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, है ना, कौन सी है, अगर हम बात कर रहे हैं 70S, तो यहाँ पे जो आपकी प्रेजेंट होंगी सब यूनिट वो होगी 50S एंड 30S, ये तो प्रेजेंट होंगी। और ये कहा जाता है कि राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में है, मतलब जो कोशिका द्रव्य में है, ठीक है, वो वहां पर कभी जुड़ी हुई नहीं रहती। भाई आप लोगों ने जनरली डायग्राम देखा होगा, इस अवस्था में देखा होगा राइबोसोम का, है ना, गलत होता है। कभी भी राइबोसोम साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में इस अवस्था में उपस्थित रहता ही नहीं है। ये तब होता है जब इसकी जरूरत पड़ती है, तब ये आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, और जुड़ाव जो होता है इनका जनरली वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है ना। ये तो थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास। अगर मैं बात बताऊं ट्रांसलेशन में क्या करते थे हम लोग, ट्रांसलेशन में हमें जरूरत पड़ती थी mRNA की, ठीक है, अभी इस पे ही बात करेंगे हम, जरा ध्यान से देख लीजिए। जब हम पहले यहाँ क्लियर हो जाएगा ना तो आगे के वो और जो बताया जाएगा आगे हेडिंग, उनमें थोड़ा सा आपको कम दिक्कत आएगी। जरा यहाँ क्लियर कर लेते हैं। ये जो आपका mRNA होता है उस पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, कोडॉन, कोडॉन प्रेजेंट रहते हैं ना, ठीक है। अब इन कोडॉन पर जब क्या आके लग जाते हैं, आपकी राइबोसोम्स, ठीक है, ये राइबोसोम किस तरह से लगता है, इस टाइप से, ठीक है, एक छोटी सब यूनिट एक बड़ी सब यूनिट, ठीक है, और इस पर क्या चीज लगी रहती है आपकी, टीआरएनए। भाई राइबोसोम की एक यूनिट पर क्या लगी रहती है, टीआरएनए लगी रहती है। आप लोगों को याद हो अगर तो जो टीआरएनए होता है क्लास, देखें टीआरएनए भी पढ़ाया जाता है ना बॉटनी जूलॉजी दोनों में ही, और उसका कौन सा मॉडल पढ़ाया जाता है, क्लोवर लीफ मॉडल। ये क्लोवर लीफ मॉडल होता है ना, इसी टाइप की तो होती है क्लोवर की पत्तियां, क्लोवर की पत्तियां इसी टाइप की तो होती है देखने में, तो क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ाया जाता है। तो उसमें ये कहा जाता है इसकी ये जो नीचे वाली साइड होती है, दिख रहा है ना क्लास, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से, हाँ अब दिख रहा है,
ये जो नीचे वाली साइट होती है इस पर क्या लगे रहते हैं आपके एंटीकोडॉन, है ना, तभी तो हम इस साइट को क्या बोलते हैं, एंटीकोडॉन साइट। जब आपकी राइबोसोम आके जुड़ती हैं एमआरएनए पर, तो इस पर एक उपइकाई पर क्या चीज लगी रहती है आपकी, टीआरएनए जुड़े रहते हैं, जिन पर उपस्थित रहते हैं आपके एंटीकोडॉन। जब ये एंटीकोडॉन इसके कोडॉन के साथ कंबाइन करते जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण होता जाता है। क्लियर है ना। तो कहने की बात ये है कि ये जो प्रतिजैविक होते हैं वो प्रतिजैविक प्रोटीन संश्लेषण के किसी भी स्टेप में आके उनका अवरुद्ध, उनको रोकने की प्रोसेस करने लगते हैं। चाहे तो वो प्रोसेस हो आपकी ये जो साइटोप्लाज्म में जब राइबोसोम बिखरे हुए होते हैं क्लास, ठीक है, तो यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दे। क्लियर है। या तो वो 50S और 30S जो यहाँ पे राइबोसोम्स हैं, या तो इनको बनने से इनसे रोक दे यहाँ पे, या फिर जब यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान क्या ना करने दे वो यहाँ पर इन दोनों जो दोनों सब यूनिट हैं इनको जुड़ने ही ना दे वो। क्लियर है। अभी आपको बताया ना किस तरीके से भाई यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप हैं जिसकी वजह से चाहे तो वो यहाँ पर आकर इनको अवरुद्ध कर दे, चाहे यहाँ पे एमआरएनए को अवरुद्ध कर दे, चाहे वो यहाँ पर इनको जुड़ने ना दे, या फिर उनको प्रोटीन सिंथेसिस के निर्माण में वो किसी भी प्रकार से अवरोध उत्पन्न कर सकता है एंटीबायोटिक। ठीक है। तो ये जो अवरुद्ध करने की जो प्रोसेस होती है, इसी की वजह से ही क्या होगा, आपका सूक्ष्म जीव जो है वो आगे जाकर रेप्लिकेट करेगा ही नहीं। रेप्लिकेट नहीं होगा तो उसकी कॉलोनी बढ़ेगी नहीं, है ना, तो पोषक जो है वो ठीक होने लगेगा धीरे धीरे। क्लियर हुआ। चले, एक और होता है वो है न्यूक्लिक एसिड के बनने से रोकना। तात्पर्य, न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं भाई, सेकेंड ईयर डीएनए आरएनए होते हैं। अगर हम उन डीएनए और आरएनए को ही बनने ना दें तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेंगे, डीएनए आरएनए बने ही नहीं, आपके न्यूक्लिक एसिड जो है वो बने ही नहीं है। जब न्यूक्लिक एसिड नहीं बने हैं तो कोशिका विभाजन होगा ही नहीं। कोशिका विभाजन होगा क्या, नहीं होगा कोशिका विभाजन। जब कोशिका विभाजन नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि कोशिका विभाजन नहीं होता है, इट मीन्स उनकी कॉलोनी का भी निर्माण नहीं होगा। तो सिर्फ जितने आपके सूक्ष्म जीव एंट्री किए थे वही सूक्ष्म जीव धीरे धीरे करके अपनी कॉलोनी में सीमित होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और वो निष्क्रिय होकर धीरे धीरे मर जाते हैं। इस प्रकार से आपका कोई भी एंटीबायोटिक वो किसी दूसरे सूक्ष्म जीव पर काम करता है। क्लियर है। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ पर ये चीजें कि किस प्रकार से कोई एंटीबायोटिक वो दूसरे सूक्ष्म जीव पर काम करता है। ठीक है मैम, किसी का रिप्लाई आया क्या, बताएं। फीडबैक दिया करें भाई, कहाँ सोते रहते हैं सभी। चलें आगे देख लेते हैं फिर हम। देखें सेकेंड ईयर आपके में जो टॉपिक था वो था एंटीबायोटिक सब्सटेंस, मतलब प्रतिजैविक पदार्थ। प्रतिजैविक पदार्थ पर जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस टाइप से आएगा कि प्रतिजैविक पदार्थ क्या होते हैं, इसके महत्व को समझाइए और किसी एक औद्योगिक विधि का निर्माण करें आप। ठीक है, या फिर आपके में डायरेक्ट आ सकता है कि पेनिसिलिन का निर्माण औद्योगिक विधि से किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं अपने
पेनिसिलिन की, तो भाई पेनिसिलिन का निर्माण जो होता है वो होता है एक अलग प्रकार के प्रभेद से, जिसमें हम यूज करते हैं पेनिसिलिन क्रायोजेनिक। ठीक है, यहाँ पर हम ये सूक्ष्म जीव हम यूज करते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा ये एक फफूंद है, फंगस है पेनिसिलिन क्रायोजेनिक। बस ये जो क्रायोजेनियम जो होता है वो स्पीशीज है इसकी, क्योंकि बहुत सारे भाई पेनिसिलिन के तो बहुत स्ट्रेन्स होते हैं ना। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो औद्योगिक विधि में जो हम यूज करते हैं वो होता है पेनिसिलिन क्रायोजेनियम। हम इसमें डायरेक्ट इसी को यूज नहीं कर लेते कि पेनिसिलिन क्रायोजेनियम लिया उसी को हम डायरेक्ट रखकर और उस पर काम करना चाहते हैं, उसको नहीं करेंगे हम डायरेक्ट, उस पर हम कुछ क्रियाएं कराते हैं। कौन सी प्रक्रिया होगी? यहाँ पर प्रक्रिया होती है म्यूटेशन की। ठीक है, प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पर किसकी क्रिया होगी? म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है। अब म्यूटेशन की प्रक्रिया होने की वजह से जो हमें प्रभेद मिलेगा, जो हमें स्ट्रेन मिलेगा, यहाँ पर प्रभेद तो यही होगा पेनिसिलिन क्रायोजेनियम, प्रभेद तो यही है, लेकिन ये पहले वाले प्रभेद से अप्रॉक्स 1000 टाइम, मतलब 1000 गुना बेटर होता है, मतलब उससे बहुत 1000 टाइम बेटर होता है, अच्छा होता है जो पहले हमने लिया था। ठीक है, उसके बाद में हम करते क्या है क्लास, देखिए पहली बात तो ये, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डायग्राम बनाने में लग जाएगा टाइम। मैं आज नहीं बनाऊंगी, उससे बनाऊंगी कल, जिससे आप लोग थोड़ा सा उसको अच्छे से ग्रैब कर सकें, सीख सकें, क्योंकि वरना बनाने बैठूंगी तो टाइम सारा चला जाएगा। ठीक है ना, तो उस पर मैं इतना फोकस नहीं करी, आप डायरेक्ट को समझ लीजिए कि सबसे पहले हमने जो लिया था वो कौन सा था? पेनिसिलिन क्रायोजेनियम। पेनिसिलिन क्रायोजेनियम में हम क्या कराएंगे? म्यूटेशन की प्रोसेस कराएंगे, जिससे मुझे प्रभेद मिलेगा, जो स्ट्रेन मिलेगा पेनिसिलिन क्रायोजेनियम का, वो पहले वाले इससे 1000 गुना बेटर होगा, उससे ज्यादा अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि ये प्रभेद जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा आपका वो पदार्थ सीक्रेट कर सकता है, जिसकी वजह से कोई भी सूक्ष्म जीव जो है वो अपनी कॉलोनी बनाने से रोक जाए। क्लियर है? चले, मैसेज नहीं आया? सेकेंड ईयर फीडबैक नहीं देते हैं। चले आगे चलते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पर फिर हम करते क्या है, इसमें हम यूज करते हैं जो कॉर्न होता है। ठीक है, हम कॉर्न का अति प्रवण, मतलब हाई सेगमेंटेड, अति प्रवण तरल, तो मतलब लिक्विड हम यूज करते हैं। ठीक है, और उसमें फिर हम करेंगे क्या, हम जनरली देखिए हमने जो हमारा भाई ये हमारा मेन प्रोसेस होगा यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, ये तो हमने हमारा प्रभेद लिया है, किस प्रकार से हम यूज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इस चीज को हम कल डायग्राम से समझाएंगे। पहले थोड़ा समझिए, सबसे पहले हमने क्या किया, मक्का का अति प्रवण तरल लिया। ठीक है, उसमें हम क्या चीज ऐड कराएंगे, उसमें हम ऐड कराते हैं कोनेडिया। भाई कोनेडिया किसके होंगे? कोनेडिया होंगे आपके पेनिसिलिन क्रायोजेनियम के दूसरे प्रभेद के। क्लियर है? अब कोनेडिया क्लियर हुआ? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कोनेडिया क्या होते हैं। आप लोगों को रिप्रोडक्शन जब बताया था, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन है ना, प्रजनन, तो उसमें एक टाइप बताया था जिसमें स्ट्रिप्टोमाइसीस का बताया था कि उससे घुमावदार होकर कोनेडिया का निर्माण करते हैं। याद आया कुछ? और यही कोनेडिया जो होते हैं हम उन्हीं का यूज करेंगे यहाँ पर अपने एज अ सीड
सीड के तौर पर हम यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसको हम डालते हैं एक फर्मेंटेशन टैंक में। किसमें डालते हैं? फर्मेंटेशन टैंक में। ये फर्मेंटेशन टैंक जो होता है सेकेंड ईयर, ये बहुत 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 बड़ा होता है। इट मीन्स इसमें कम से कम बहुत ज़्यादा, न जाने कितने गैलन पानी आ जाता है, बहुत बड़ा इसमें हम फर्मेंटेशन टैंक यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें हम ऐड कर देते हैं PEA। PEA मतलब मटर, मटर ऐड कर देते हैं, है ना? नहीं, PEA माने मटर नहीं है यहाँ पर। PEA माने होता है फिनॉल फिनॉल इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये फिनॉल इथेनोइक एसिड जो होता है, हम उसको ऐड करते हैं किस लिए? फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो सके अच्छे से, इस वजह से, ठीक है मैम। ठीक है, तो एक काम करते हैं क्लास, फिर आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे फिर हम कल डायग्राम से समझेंगे, ठीक है।